वीरू, चाकू सीधे इसके पेट में घुसाना। हाथ छोड़ो, छोड़ो बोला ना। क्या बे, सुबह सुबह मंदिर के सामने किसी को चाकू मारेगा? हैं? तू आज इसे मारेगा, कल कोई तुझे मारेगा। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अच्छा चलिए बता मुझे, आखिर इसकी गलती क्या है बे? हैं? हाँ, ये उसी से पूछो। क्या हुआ? क्या देख रही हो? ये अच्छा है भैया। ये चाकू कितने का है? 30 रुपए का। अरे इतना महंगा क्यों? 15 रुपए में दे दो। क्या दादी, तुम पागल हो गई हो अच्छा क्या? भैया, इस चाकू की धार अच्छी है क्या? क्या कहा? धार अच्छी है? तुम्हारे गांव के लोग और मेरे गांव के भी लोग, पूरे एरिया के लोग यहीं से चाकू खरीदते हैं। यकीन न हो तो मुझे काट दो या खुद को काट डालो। समझ गई ना? मेरा चेहरा देखकर कॉमेडी कर रहा है। धार देखनी है तो तुझे ही मार के देखते हैं। भाई मुझे पता नहीं था कि आपकी दादी है। भाई, कोई मेरी दादी को आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंखें नोच लो। और इसने मेरी दादी को मारने की बात की। मुझे इसे पता तो नहीं था जिंदा भाई। नहीं मुझे छोड़ूंगा। माफ कर दो भाई, माफ कर। ये कौन है? पूछना है तो मुझसे पूछ। सच बताऊं कि झूठ बताऊं, बोलना। पहले सच बता बे। नाम है वीरभद्र और गांव है सुजानपुरा। अब झूठ बता। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले ये सुनो, झटका। अपनी लुंगी को उठाकर जो एक बार उसने घुमाकर फोल्ड कर दिया तो सामने से आने वाली कितनी भी लड़कियां हों उसे 10 मिनट तक देखती ही रहेंगी, ये जानते हुए कि लड़कियां उसे देख रही हैं। वो तब भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वीरभद्र है वो, क्योंकि वो गुंडों की बुरी तरह से बजाता है और औरतों की पूजा करता है। अगर उसके सामने किसी औरत की बेइज्जती करने की किसी ने कोशिश की तो समझो वो गया। क्या कर रहा है? अगर उसने ये देख लिया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो घुमा के रख देता है। देखा जाए तो वीरभद्र को किसी बात का डर नहीं है। सामने से आने वाले को मारे बिना छोड़ेगा नहीं और भागने वाले को कुत्ते की तरह मारेगा। क्योंकि उसका पंजा किसी सिंघम से कम नहीं और तेवर किसी शेर से कम नहीं। ब्लू डिजाइन अच्छा है ना? ये अच्छे हैं। हाँ, दादी से भी पूछ ले। दादी माँ जरा देखो। कुछ और हो तो दिखाओ ना। माफ करना, मुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? नहीं वो। तेरी इतनी हिम्मत मेरे पोती पर हाथ उठा। मेरी बेटी पर हाथ उठाती है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी दादी पे हाथ उठाया? तूने मेरे सामने मेरे पापा को मारा? ओ तेरी, इसको भी पड़ गई। हेलो, कलेक्शन कर लिया क्या? ये सारे तो पास ऑन खेल रहे थे, तुम्हें किसने कहा बीच में आने को? गाल पर कुछ छपा की नहीं? अच्छा, इसने इसको मारा, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, अब मैं किसको मारूं? एक काम कीजिए, आप अपने आप को ही मारिए। क्या बोला? मेरा मतलब था कि अगर ज्यादा टेंशन है तो क्वार्टर मारिए और कम टेंशन है तो चाय मारिए। क्या कहा? अरे जाने दो। इन सब की शक्ल वैसे भी भिखारियों जैसी लगती है, इन्हें क्यों मारने की बात कर रहे? सर, केस बनाना है तो बनाइए, लेकिन ये फालतू की बकवास मत कीजिए। मुन्ना, यहाँ तो मर्डर होने के बाद भी कोई केस नहीं करता और तेरा केस तो मामूली सा है। क्यों वकील साहब, सरकारी दावपेच क्या होता है लगता है इन दोनों को पता नहीं है। क्यों लाल शर्ट, लड़की को मारा तो तू हीरो बन गया? तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक अलग ही ट्रीटमेंट है, ये देख। अरे बाप रे। जाकर चाबी लेकर आ। दादाजी जरा आप निकालिए ना चाबी। चलो भाई, चलो। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हें से कोई जाकर चाबी लेकर आओ। सर, क्या समझते हैं आप अपने आप को? तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। चाबी निकालेंगे तो जा सकते हैं। हाँ जरूर। बेटा वीर, चाबी निकाल कर देना।
अरे तेरी, इतनी सारी चाबियां अंदर हैं। क्यों सर, यहाँ आने वाले सारे लोगों के साथ आप ऐसा ही करते हैं? सुधरेंगे नहीं, इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। सर ये लीजिए बाकी की चाबियां। अब तो हम जा सकते हैं ना? ऐसे क्या देख रहे हैं सर? आप जैसे लोगों को हम पहले इज्जत देते हैं, बाद में उनके सिर पर नाचते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? मत बोलो दादी, वरना वो टॉयलेट में फिर से चाबी डाल देगा। अपनी बकवास हाँ बंद कर। ठीक है ठीक है। लड़की के लिए सुंदरता के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। कभी मत भूलना इस दादी की बात। चलो रे, निकलो यहाँ से। नमस्ते वकील साहब। चलो बेटी। ओ वकील साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे बात करनी है। पांडियन भाई के ऊपर ठाकुर साहब का हाथ है और पांडियन का हाथ हम पर। पांडियन भाई के खिलाफ जितने भी केस हैं, जितना जल्दी हो सके वो सारे केसेस वापस ले लो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। नहीं तो जानते हो ना। नहीं तो क्या, हमारे सर पर चाकू रखोगे? चाकू तो क्या, गाड़ी चढ़ा दूंगा। ठाकुर साहब कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर साहब क्या कहेंगे, मैं ही कहती हूँ। चढ़ा दो अगर दम है तो। देखो इंस्पेक्टर, इस समय तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। हमसे जो भी पूछना है कोर्ट में आकर पूछना। चलो बेटी। इतना सुनने के बाद भी आप चुप थे? सुन बे, अक्सर जोश में हम होश खो देते हैं। अगर ताकत हासिल करनी है तो दिमाग से हासिल करनी होगी, समझा? तो तुम हो? आज तक 45 सालों में इस शिवगढ़ जिले में मेरे सामने किसी ने सिर उठाने की जरूरत नहीं की है। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता और तुमने मेरी गाड़ी का कांच ही तोड़ दिया। मान गए तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे घमंड को। वो घमंड ही तो मेरी ताकत है। देखिए, इस शिवगढ़ जिले में इन 45 सालों में आज तक आपका सामना मेरे जैसे आदमी से कभी नहीं हुआ होगा। तो अब हो गया। सीधी बात है, आपके आदमी ने गाड़ी से मेरी दादी पर कीचड़ उड़ाया और बिना रुके चला गया। तो दादी ने रोकने को बोला, मैंने रोक दिया। दादी माँ जो बोलती है मैं करता हूँ। तो क्या गाड़ी का कांच तोड़ेगा? गाड़ी का कांच ही नहीं, अगर वो बोलती ना तो मालिक को भी फोड़ देता। क्या कहा? भाई को भी फोड़ देगा? भाई ही नहीं, कोई भी होता तो उसको फोड़ देता। क्या कहा? मेरे हाथ पैर तोड़ेगा? इंसान को प्यार में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। हाँ चलो भाई, ए! लो। क्या हुआ? होना क्या था इतना भी नहीं पता? 45 दिन से तू उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और वो लड़की भी तुझसे प्यार करती है और तू है जिसने यहाँ के काम शुरू कर दिया। चलना यार, चल के लड़की से बात करते हैं, वरना दादी हमें जीने नहीं देगी। ए, तूने क्या कहा था कि लड़की के पीछे 10 से 15 दिन लगातार घूमते रहो, फिर लड़की हमें ढूंढते हुए खुद ब खुद आएगी। अब मुझसे प्यार होगा तो जरूर और आएगी। अगर वो नहीं आई तो? अगर आई तो समझ लो मैं प्यार के काबिल हूँ, और अगर नहीं आई तो समझ लो तकदीर में ही नहीं है। तुझे क्या लगता है? पक्का आएगी। हे इधर देख, वो चलते हुए नहीं रहे, दौड़ते हुए इधर आ रही है।
क्या सोच के रखा है तुमने? हाँ, गांव में अगर सबसे झगड़ा करती रहोगी तो क्या सब लोग चुपचाप बैठने वाले हैं? कोई कुछ भी करे तुम्हें उसे क्या लेना देना? देखो अपने पिताजी को, आज तुम्हारी वजह से इन पर भी मुसीबत आ जाती। अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती तो तुम्हें सही गलत की पहचान होती। थोड़ी तो होशियार बनो। ऐसा मत कहो बेटा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने इसे मारा। दरअसल आज ये जैसी भी है उसका कारण मेरी बीवी है। इसके अंदर जो भी संस्कार है वो मेरी बीवी शांभवी के दिए हुए हैं। मेरी बीवी की सबसे अच्छी बात थी उसकी ईमानदारी और उसकी हिम्मत, और इसी ने उसकी जान ले ली। मौजूदा समय में जो यहाँ का कॉरपोरेटर बना है रोलेक्स पांडियन, कुछ दिन पहले वो एक मामूली गुंडा था, वो भी सड़क छाप। अपनी गुंडागर्दी के बलबूते वो कुछ ही दिनों में गांव के पंचायत का इलेक्शन जीत गया और चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बनने के बाद
उसके आदमी आम लोगों से हफ्ता वसूलने लगे। जनसेवा की जगह वो सबको सताने लगा। देना पड़ेगा ना। ये ले। सरकार द्वारा दिए जाने वाले पानी पर भी वो लोगों से पैसे वसूलने लगा। छुट्टे नहीं है, कल देती हूँ। छुट्टे निकाल, कल का कुछ मतलब नहीं। अरे बोल रही हूँ ना, कल जाओ, देती भागो हूँ। यहाँ से, जाओ। राशन की दुकान से माल अपने गोदाम में ले जाते वक्त उसकी मुलाकात गांव के ही बड़े ठाकुर और प्रताप से हुई। ठीक उसी दिन चेयरमैन की मीटिंग में बड़े ठाकुर और उनके छोटे भाई प्रताप के बारे में भैरव ने बगावत की आवाज उठाई। मेरी बात सुनो भाई, इस बार के इलेक्शन में बड़े ठाकुर का कहना है कि प्रताप को अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे। इससे तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए भी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। करेंगे? ये क्या करेंगे? इनसे कुछ नहीं होने वाला। हा? मीटिंग के नाम पे पार्टियां करते हैं। ये तो तुम जैसे लोगों की वजह से ये बड़ी कुर्सी पर बैठा है, वरना इसे और इसके चमचों को मैं कच्चा चबा सकता हूँ। और तुम इसकी साइड दे रहे हो। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, और तुम भी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है? और ये चंटर पंटर प्रताप और पांड्यन, एक बात भेजे में घुसा लो। इस बार चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ मैं ही बनूंगा। इस कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा। जरा सुन पांड्यन, जब तक ये आदमी राजनीति में है ना तो मैं इस तक पहुंच सकता हूँ ना तुम उस तक। इसलिए अगर इसे रास्ते से हटा दिया तो समझो कि सारी मुसीबत की जड़ खत्म हो गई। फिर तू मेरी जगह पर होगा और मैं कहाँ होऊंगा? मैं आऊंगा उसकी जगह पर। ए भाई। अरे पांड्यन जी भाई। राजनीति में तुम जैसे लोग ही चाहिए। आज से प्रताप की जगह पर तुम होगे। उस दिन के बाद से पांडियन बड़े ठाकुर का चहेता बन बैठा है। वो जब कुछ भी नहीं था तब भी उसकी लूटपाट चल रही थी। चेयरमैन बनने के बाद तो वो ईंट से लेकर रेती तक सब पर कब्जा करने लगा। चेयरमैन बनने के बाद तो उसकी धांधली बढ़ती ही गई, जिसके खिलाफ एक दिन मेरी बीवी ने तहसीलदार से कंप्लेंट की। आपको ही इसका कोई रास्ता निकालना होगा। ठीक है, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा। तहसीलदार ने पुलिस की मदद से सारे जगह और उसके गैर कानूनी ठिकानों पर छापा मारा। किसी को मत छोड़ना, सबको उठाकर अंदर डाल दो। तहसीलदार ने पांडियन के खिलाफ जो किया उसके लिए उसे बीच चौराहे पर बेइज्जत किया गया। तू बहुत बड़ा तहसीलदार है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गाड़ियों को पकड़कर आदमियों को अंदर डालेगा, हैं? इसीलिए तुझे बीच रास्ते में कपड़े उतार कर खड़ा किया है। अपना माल तो निकाल लूंगा मैं, समझा? लेकिन आज मैं देखूंगा कि तुझे बीच रास्ते से छुड़ाकर कौन लेकर जाता है। सच में तुम्हारी माँ को बाजार ले जाने का मतलब है अपनी जेब पूरी तरह से खाली करवा देना। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। ओहो, ये तो तहसीलदार है। ये पकड़ो। माँ तुम कहाँ जा रही हो? शांभवी, माँ तुम यहीं रुको। कैसे लोग हैं, बांध के रख दिया। ए, दादागिरी मत करो। उस दिन से मेरी बीवी और पांडियन के बीच जंग छिड़ गई, क्योंकि उसने पांडियन के सारे गैर कानूनी कामों पर अपना विरोध शुरू कर दिया था। चल चल पैसा निकाल, पैसा निकाल। चल चल पैसा निकाल, पैसा निकाल। चल जल्दी कर। चल चल पैसे निकाल। ओ पैसे दे चल। पैसे दूं? सरकारी पानी के पैसे तुम्हें क्यों क्या दूं? कहा? ये सरकारी पानी नहीं है, ये हमारा पानी है। सारा गांव पैसा देता है ना, तुझे भी देने पड़ेंगे। हाँ, बड़ी बड़ी बात मत कर और जा जिसके पास कंप्लेन करना है कर। मुझे किसको कंप्लेन करनी है मुझे अच्छे से पता है। हाँ पता है। जा जिसको कंप्लेन करना है कर। चल माँ चलो ना माँ, चलो, चलो जल्दी। महीने की 5 तारीख ही हुई है। सारा राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सब खत्म हो गया, इसलिए तो कह रहा हूँ, वरना ऐसे ही थोड़ी कहूँगा। एक काम करो, 10 दिन बाद आओ। चलो अब निकलो यहाँ से। 10 दिनों बाद नहीं आऊंगी। जब तक राशन नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी वही कह रहा हूँ, आज तुम यहाँ से मार खाए बगैर नहीं जाओगी, समझ गई? माल खत्म हो गया, जाओ यहाँ से, जाओ। जब देखो इनकी दादागिरी चलती रहती है। चलो इस बार भी दलाल से सामान लेना होगा। ए शेखर, क्या हुआ भाई? लगता है ये औरत चुपचाप नहीं बैठेगी, ये कुछ ना कुछ करेगी जरूर। इससे पहले वो कुछ करे, रातों रात माल शिफ्ट कर दो। ठीक है भाई। भैया जी? इतनी रात को सामान कहाँ ले जा रहे हो? सारा चावल इस गोदाम से दूसरे गोदाम में जा रहा है। क्या कहा? दूसरे गोदाम में? भैया ये राशन की दुकान है। राशन की यहाँ दुकान? का सामान चोरी करके वो अपने खास गोदाम में पहुँचाते हैं। इनके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल सकता। देखो उस बोर्ड को भी छुपा के रखा है। शिवगढ़ जिले की राशन की दुकान। बाप रे बाप, यहाँ तो धांधली चल रही है। वही मैं सोचूं, 10 रुपए की जगह ये लोग 20 रुपए दे रहे हैं। जरूर कोई ना कोई घोटाला है इसमें। गलत चल रहा है भाई। गलत नहीं, ये तो जरूरत से ज्यादा गलत चल रहा है भाई। दीदी माफ करना, हमें पता नहीं था।
ए सुनो, पूरा माल वापस अंदर रखवा दो। ए, क्या कहा? सामान अंदर रखवा दो? हाँ, ये सामान यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा? ए भाई, तू जब देखो तब हमारे काम में टांग अड़ाने आ जाती है। हाँ? तुझे दिखाऊंगा। मेरे ही सामने औरत से इज्जत से बात नहीं करता, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा। ए सुन, माल अंदर रखवा के ताला मार दे। चल रही, जल्दी चल माल उतार जल्दी। दीदी, आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट करवाइए, वरना ये लोग कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अगर गवाह की जरूरत हो ना तो सीधे मुझे बुला लेना। नाम है वीरभद्र, सुजनपुरा का रहने वाला हूँ। सुनो, हमारे गांव के सारे मर्द इस गुंडे के नाम से ही डरते हैं। एक तुम ही हो जिसने इसे सबक सिखाया है। तुम्हारे जैसा एक भी मर्द इस गांव में हो ना तो ऐसी धांधली कभी भी नहीं हो सकती। ये लिया, ये पकड़ चाबी। ये लो दीदी, चाबी। समझ गया, आपने गोदाम के बारे में कंप्लेन करके चाबी मुझे दी, पर इन्होंने रात को ही चाबी गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवा दी। अब बताओ किस पर विश्वास करूं मैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर। पहले तो आप एमएलए के खिलाफ केस दर्ज कर लीजिए सर। हाँ, क्योंकि इसने एमएलए के साथ मिलकर राशन की चोरी की है। इन दोनों को तो मेरे पति कोर्ट में देख लेंगे। हाँ, क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? देखिए बहन, मैं किसी पर भी बिना कोई चार्ज लगाए उस पर केस ठोक सकता हूँ, पर एमएलए पर केस डालने के लिए उसके खिलाफ चार्ज चाहिए। आप कह रहे थे ना कोई गवाह है आपके पास, तो जाइए उसे ले आइए। एक केस क्या, फिर तो कई सारे केस ठोक दूंगा। चलो निकलो। माँ जी, कौन हो? अंदर आ जाओ। मेरा नाम शांभवी है, मैं शिवगढ़ से आई हूँ। वीरभद्र यही मेरा ही पोता है। क्या बात है? आपका पोता हमारे गांव में काम करने आया था। वहाँ पर उसके कुछ लोगों के साथ हाथापाई हो गई थी। राशन की दुकान पर लोग हेरा फेरी कर रहे थे। आपके पोते ने उनको सबक सिखाया था। अब पुलिस वाले चाहते हैं कि उसकी कोई गवाही दे देगा तो केस हो सकता है, इसलिए मैं आपके पोते को गवाही के लिए लेने आई हूँ। तुम इन सब से दूर ही रहो बेटी। हाँ, राशन की दुकान में माल की हेरा फेरी करने वाले कितने पहुँचे हुए और खतरनाक होते हैं, तुम्हें मालूम है? तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालती हो? हाँ, देखो बेटी, गांव की समस्या के लिए मैं अपने पोते को नहीं भेज सकती हूँ। जैसा तुमने कहा, अगर मेरे पोते ने उनके खिलाफ गवाही दी तो उन दोनों के बीच जंग जरूर होगी। अगर जंग हुई तो मेरा पोता तो उसे खत्म कर देगा, क्योंकि मेरा पोता बहुत ही ताकतवर है। उसके लिए मैं हूँ और मेरे लिए वो है। मैं अपने पोते को हत्यारा नहीं बनने दूंगी। वैसे भी आज पहली बार मेरा पोता अयप्पा की माला पहनकर सबरीमाला जा रहा है, इसलिए तुम कितना भी कहो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव नहीं जा सकता, समझ गई? भगवान के लिए अब तुम जा सकती हो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। पोता कहाँ से आ गया? कहीं ये उसे फुसलाकर अपने साथ न ले जाए। अरे ये तो वही है ना जो उस रात राशन की दुकान पे थी। वही लग रही। दीदी, हाँ, आप यहाँ कैसे? यहाँ पर मेरे रिश्तेदारों से मिलने आई थी, अब जा रही हूँ। उन लोगों ने वापस आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, किसी ने नहीं किया। ठीक है, अगर कुछ भी बात हो तो मैं वहीं पर रहता हूँ, मुझे बता देना। ठीक है ना? ठीक है, चलता हूँ। चल। अरे जाने दो ना शांभवी, हमने इस बारे में कितनी कोशिश की, लेकिन गवाही देने के लिए कोई तैयारी नहीं है। हमारी जीत तभी होगी जब लोग पुलिस और कोर्ट के सामने अपनी बात कहेंगे, लेकिन सब उससे डरते हैं। अब जिस तरह से लोग समझौता करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम भी वैसे जी लेंगे, और कोई चारा नहीं है। पापा सही कह रहे हैं माँ, हम क्यों दूसरों के मामलों में टांग अड़ाएं? ऐसा कभी भी मत कहना। तुम्हारे पापा ऐसे कहें तो मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हारे मुँह से नहीं सुन सकती, क्योंकि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को हिम्मत दिखाने की जरूरत है, तभी पूरा समाज सुधरेगा। मैं उस धोखेबाज को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। क्या करोगी शांभवी? पूर्णा बहन, ओ पूर्णा बहन। क्या है शांभवी? इधर आओ, यहाँ पर साइन करो। क्यों साइन ले रही हो? कुछ चिटफंड का काम शुरू किया है क्या? पानी की समस्या के बारे में है। हाँ, इन लोगों की कंप्लेन जरूर करना, छोड़ना नहीं उनको। उनकी औरतों को छोड़कर बाकी सभी औरतों ने साइन किए हैं।
इस समस्या का समाधान अब आप ही के हाथ में है। आप ही हमें इस परेशानी से अब निकाल सकते हैं। मैं ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्टर के पास लेकर जाता हूँ। उनका एक सिग्नेचर इन सबको सलाखों के पीछे डाल देगा। तुम लोगों को पता है हर गांव का आदमी हमसे डरता है, लेकिन वो औरत हमसे नहीं डरती। कैसे जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके आई है। क्या हुआ? अबे ज्यादा सोचना बंद कर दे। वो औरत है, कुछ नहीं कर पाएगी। पांडियन, वो मामूली औरत नहीं है। क्या बोल रहा है बे? वो औरत बहुत चालाक है। गांव में पानी की दिक्कत है तो उसने औरतों के साइन ले लिए हैं। उस पेपर को लेकर वो कलेक्टर के सामने पेश करने वाली है। और तो और वो चालाक औरत सारी औरतों का साइन लेकर तहसीलदार के साथ आपके खिलाफ केस लड़ने वाली है। अबे वो कल की औरत जुम्मा 4 दिन हुए नहीं हमसे लड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं लड़ पाएगी ये बताओ। उसकी हरकतें देखी हैं? उस अकेली औरत ने गांव में रहने वाली हर औरत के घर जाकर सबके साइन लिए हैं उसने, सिवाय मेरे। देखिए, जब तक वो औरत इस गांव में है आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको सत्ता में रहना है तो उस औरत को हल्के में मत लीजिए। आपको हराने के लिए उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उस दिन तहसीलदार को बुलाकर बड़े ठाकुर और पांडियन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तहसीलदार ने किसी की एक नहीं सुनी। मेरे रहते ये शिवगढ़ में एक भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। अगर मैं इसे रास्ते से हटा दूं तो। आखिर हम लोग उस तहसीलदार को रास्ते से क्यों हटाए बताओ। जब हम लोग इस धंधे में 5 साल से है तो वो तो 50 साल से है। उसमें कितना गुरूर होगा। हा? सोचो, करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। इतना ही नहीं, मेरी बीवी के लाश के टुकड़े करके जलाकर उसे कई जगहों पर फेंक दिया ताकि उसकी बॉडी को कोई भी पहचान न पाए। पुलिस वालों ने उसके शरीर के टुकड़ों को लावारिस समझा और केस बंद करने का फैसला किया। तभी मेरी बेटी ने सेशन कोर्ट में जाकर पिटीशन डाला कि वो मेरी माँ की लाश थी। पिटीशन स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने डीएनए टेस्ट करने की परमिशन दी। डीएनए टेस्ट के लिए उस दिन मैं और मेरी बेटी हॉस्पिटल गए। ये बात जानकर रोलेक्स पांडियन डर गया और उसने बड़े ठाकुर से बात की। मुझे और मेरी बेटी को सुलह करने के लिए राइस मिल में बुलाया गया। दरअसल वो बड़े ठाकुर को मारना चाहता था। ये वही दिन था जिस दिन तुमने बड़े ठाकुर की जान बचाई थी। अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया कि मरने वाली मेरी बीवी थी तो रोलेक्स पांडियन और उसके आदमी इस केस में बच नहीं पाएंगे। अगले ही हफ्ते पांडियन के खिलाफ चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में दाखिल की जाएगी। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो वो एमएलए तो क्या चपरासी भी नहीं बनेगा। इसीलिए हमें कोर्ट में जाने से रोकने के लिए हम बाप बेटी पर हमला करवाने की साजिश रची गई कि मार्केट में तुम हमें मिल गए और तुमने हमें बचा लिया। कहानी काफी अच्छी है। हाँ, पहले से जो झगड़े हैं वो काफी नहीं। देखिए साहब, आपकी बेटी गुलाब की तरह है, इसलिए मैंने अपने पोते से कहा उससे प्यार करे। लेकिन मैं भूल गई थी कि गुलाब में भी कांटे होते हैं। मेरा पोता ना किसी के लफड़े में पड़ेगा और ना ही किसी के लफड़े में टांग अड़ाएगा। निकलते हैं यहाँ से। दादी माँ, वो तुम्हें चलना है या नहीं? चल चल आजा, मैं निकल रही हूँ।
अलावा तुम दोनों की शक्लें उतरी हुई क्यों हैं? दादी अपना मुंह बंद कर वरना ये स्कूटर ठोक दूंगा, तुझे उठा के कहीं फेंक दूंगा मैं। मैंने क्या किया? तू ही तो जड़ है। पहले तो उस लड़की को वीरे से प्यार करवाया, अब उसे बीच मझधार में छोड़ के आ गई। कौन सा काम कब कैसे और कहाँ करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चल बाईं तरफ ले। अब वहाँ क्या रखा है? मैंने कहा ना बाईं तरफ ले, बहस मत कर। ओ दादी, तू हमें यहाँ क्यों लेके आई है? इसके पीछे का कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। अम्मा आप कौन है? किससे मिलने आई हैं? तुम्हारा पति रोलेक्स पांडू है क्या? वो देखिए आ गए। यही आदमी है जिसने हमें मार्केट में मारा। अरे रुक जाइए साहब जी, रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए। पांडियन, तुम कहो ना, तुम कहोगे तो तुम्हारा आदमी मान जाएगा। मैं मानती हूँ तुम्हारे आदमियों को मारा मेरे पोते ने। उसे कुछ नहीं पता था कि तुम ही हो जिसने उस औरत को बीच सड़क पर मार डाला था। आगे से मेरा पोता तुम्हारे सामने क्या, तुम्हारी परछाई तक भी नहीं आएगा। इसलिए उसे माफ कर दो, इस सब से दूर ही रहने दो। तुमने क्या सोचा मैं ऐसा कुछ कहूंगी? मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। मेरे पोते के बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो। उस दिन शांभवी के कहने पर अगर मैं अपने पोते को भेज देती तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं होते। फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। याद रखना, उस लॉयर की बेटी मेरी बहू है। जब तुम्हारे आदमियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मेरे पोते ने उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। क्यों भूल गए? अगली बार उस लड़की के आसपास भी आए ना, मेरा पोता तुम्हारा सिर काट कर लटका देगा। एक से बदला लेने के लिए तुम्हें 10 आदमी चाहिए, पर मेरा पोता है ना, वो अकेला तुम 10 के बराबर है। मैंने अपने पोते का नाम वीरभद्र क्यों रखा जानते हो? क्योंकि उस शिव के अंश वीरभद्र ने राजा दक्ष के पूरे साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। मैंने अपने पोते का नाम उस महावीर पर रखा। आज ये मेरा पोता वीरभद्र मेरे घर की इज्जत बचाएगा। उस काल में वीरभद्र ने सबका सर्वनाश कर दिया था। आज के इस युग में वीरभद्र तुम सारे लोगों का सर्वनाश करेगा। ए बुड्ढी, दलदल में पैर क्यों डाल रही है? ए सुन, दलदल कितना गहरा है ये जानने के लिए पहले दलदल में पैर डालना पड़ता है। ए सुन पांडु, मार खाने के 3 तरीके होते हैं। पहला, बात करने से पहले मारना। दूसरा, बात करते करते मारना। और तीसरा, बात करने के बाद मारना। इसमें मेरा पहला तरीका है, बात करने से पहले मारता हूँ। समझ गया ना? दादी माँ, मुझे काफी दुख हुआ कि मैं एक औरत को बीच मुसीबत में छोड़कर ही चला आया, लेकिन जब मैंने उस गुंडे को धमकाया तब मेरी जान में जान आई। अब जाकर मुझे शांति मिली है। बेटा, एक बार मैंने गलती कर दी। जो औरत तुम्हारे भरोसे आई, मैंने उसे वापस भेज दिया। जब वो पांडियन बीच रास्ते पर उसे जान से मार रहा था, तब मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। उस पांडियन ने जब भारती की माँ को मारा, उस वक्त जिस नजर से वो मुझे देख रही थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। आज तक वो मेरी आत्मा पर बड़ा बोझ है। उस वक्त लगा भगवान मेरी जान ले ले, पर भारती की माँ की जान बचा ले। भगवान ने ऐसा क्यों किया? याद है उस दिन दुकान में जब मैंने भारती को मारा तो तुमने कहा कि बेचारी लड़की का चेहरा उतर गया, इसलिए माफी मांगने मैं उसके घर गई। तभी मैंने उसकी फोटो शांभवी के साथ देखी। आज तक मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया सिवाय इसके। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने सोचा इस लड़की की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। उस दिन मार्केट में भी ये उस जगह को देखती जा रही थी जहाँ इसकी माँ को मारा था, लेकिन मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें देख रही है ताकि तुम दोनों में प्यार हो जाए। जैसा मैंने सोचा तुम इसे हमारे घर ले आए। देखो बेटा, भारती अपनी माँ खो चुकी है, लेकिन हम भारती को नहीं खो सकते, इसलिए उसे तुम्हारे साथ रहना होगा, नहीं तो तुम्हें उसके साथ रहना होगा। इसलिए तुम दोनों की शादी कल ही होगी।
और इसे कोई नहीं बदल सकता। अरे ऐसे कैसे? बिना सही मुहूर्त के शादी कैसे कर सकते हैं? ये लो, जब हम सही कर रहे हैं तो सब सही होगा। मुझे आप सब तमाम गांव वालों को बताते हुए खुशी हो रही है कि शिवगढ़ की रीति रिवाजों के अनुसार और सुजानपुर के रीति रिवाजों के अनुसार ये शिवगढ़ गांव के शेखर शास्त्री और संभावी की लड़की भारती और सुजानपुर गांव के शंकर शास्त्री और मरियम्मा के पोते वीरभद्र और लड़की भारती के बीच विवाह घोषित किया जाता है। अब शगुन की थालियों का आदान प्रदान होगा। वर की तरफ से शगुन की थाली वधु पक्ष को दीजिए। क्यों माँ जी, आपकी तरफ से शगुन की थाली कौन लेगा? मेरा ये पोता कुकड़ू लेगा। अच्छा ठीक है, थाली लेकर आइए। ए बुढ़िया, वो क्यों लेगा? तू क्यों नहीं ले सकती? अब इनको क्या समस्या हो गई? तू इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि तू विधवा है। लेकिन अपने वकील साहब तो ले रहे हैं। इनकी बीवी कौन सी जिंदा है? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। लड़कों के लिए अलग न्याय और लड़कियों के लिए अलग। क्यों पांडियन, शादी तो रीति रिवाज से ही होगी ना? क्या बे, रीति रिवाज सिर्फ तेरे लिए ही है, मरियम्मा जैसी देवी के लिए नहीं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? है? मंदिर में पूजा करो ना करो, लेकिन देवी तो देवी ही रहती हैं। मैं मंदिर में दिखने वाली देवी की नहीं, इस देवी की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसी देवी मेरे घर हो तो शिवगढ़ तो क्या, पूरा सुजानपुरा मेरे कब्जे में होगा। क्या वीरभद्र, क्या देख रहा है? तुझे जो चाहिए वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए कल बुड्ढी ने मुझे लेक्चर दिया था, इस देवी ने नहीं। जरा संभालना ही नहीं, संभल कर, संभल जा। कल तू नहीं कहा था ना, मारने के 3 तरीके होते हैं। पहला, बात करने से पहले। दूसरा, बात करते करते। तीसरा, बात करने के बाद मारना। वीरभद्र का पहला स्टाइल है और मेरा तीसरा स्टाइल है, बात करने के बाद मारना। एक बार मार दे तो फिर कभी ना उठे।